हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजनरी क्लासेस। सो आज हम अगेन नया लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपके ड्यू के एग्जाम से रिलेटेड है। तो वहाँ पे जो हम पहला लेक्चर करने वाले हैं जो कि इन्वायरमेंटल साइंस टॉपिक से हमारा सब्जेक्ट से होगा। ये किस चीज़ का एग्जाम है भाई? ये है डुएट, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2020 का पेपर है जो कि हम बड़े ही आराम से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आइए चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम अच्छे से समझते हैं कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आ रखे थे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन you are observing here, it asks which of the following is thought to be possible consequences of rising CO2 levels। ठीक है, तो इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा है जो कि पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस है ऑफ राइजिंग CO2 लेवल। मतलब अगर आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन कौन से होंगे। ठीक है, ये वो क्वेश्चन में पूछ रखा है, देखो अच्छे से समझो। पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइजिंग CO2 लेवल। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन अगर मैं पकड़ूं, इसमें क्या दिया रखा है कि इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन ऑफ एटमॉस्फेरिक ओजोन। ठीक है, तो मैं ओजोन ब्रेकिंग डाउन का जो आपका रिएक्शन है, ओजोन ब्रेकडाउन का जो आपका रिएक्शन है उसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, आपके इजीनेस के लिए। ठीक है, तो ये जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आपका CFC जो है, ठीक है, CFC मॉलिक्यूल जो है वो क्लोरीन मॉलिक्यूल को रिलीज करता है जो कि एक फ्री क्लोरीन होता है जो कि एटम को हिट करता है ओजोन के। देन इट ब्रेक डाउन्स फॉर्मिंग क्लोरीन मोनोऑक्साइड देन O2। ठीक है, फिर क्या होता है कि एक फ्री ऑक्सीजन जो स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है जो कि जिसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, वो अगेन आपका क्लोराइड मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। क्या? क्लोरीन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो ओजोन है ये टूट के फाइनली ऑक्सीजन और फ्री क्लोरीन में फिर से रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चार स्टेजेस हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। देखो ये जो पांचवा स्टेज है ये अगेन आके आके आपका सिक्स्थ स्टेज में जो स्टेज है वो आपका सेकंड स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का चेन रिएक्शन है। दिस इज ए चेन रिएक्शन। तो इसमें मेनली क्या यूज हुआ? क्लोरीन यूज हुआ। किससे आया? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइजिंग CO2 लेवल पूछा है तो इसके लिए तो पहला वाला आंसर होगा नहीं। नहीं। फिर बात करते हैं इंक्रीज वेजिटेटिव प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस है, फोटोसिंथेसिस में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। फॉलिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर कभी नहीं होगा। CO2 की जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो क्या करती है? हीट को ट्रैप करती है, तो गर्मी पैदा करेगी। फॉलिंग इन ग्लोबल टेम्परेचर तो होगा ही नहीं। ऑप्शन एलिमिनेट। मोर रैपिड वार्मिंग एट द इक्वेटर देन एट पोल्स, ये तो हो ही नहीं सकता है। जब आपको पता है कि हीट ट्रैप हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड पोल में भी हीट ट्रैप करेंगे। तो ग्लोबल वार्मिंग के जो रिजल्ट्स होते हैं दैट आर द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ राइजिंग CO2 लेवल, तो ये जरूरी नहीं है कि इक्वेटर में ही हो, ये हर जगह पे हो सकता है। ठीक है, अगेन आई विल टीच यू सम अदर थिंग्स दैट हैपेंस। क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो अफेक्ट होता है बाय द डिग्री ऑफ ग्राउंड कवर। जितना ज़्यादा ग्राउंड कवर होगा, वेजिटेटिव प्रोडक्टिविटी होगी, उतना ट्रांसपिरेशन रेट भी बढ़ेगा। राइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन विल लीड टू इंक्रीज इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ये वाला जो पॉइंट था, दिस पॉइंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राइजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन विल डिक्रीज द लीव्स टोमेटल कंडक्टेंस टू वाटर वेपर, ये भी याद रखना। और ग्लोबल टेम्परेचर का राइज होता है, ग्लोबल टेम्परेचर का, ना कि इक्वेटर एंड पोल में। आया समझ में? तो पहला क्वेश्चन को मैंने इतने डिटेल से जो समझाया है सिर्फ आपके जानने के लिए समझाया, और इसमें सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सा था? जो कि ओजोन ब्रेकडाउन पे था। तो आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देना कि ये
क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। कल को ओजोन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ओजोन ब्रेकडाउन पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, चैपमैन रिएक्शंस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दे के काम करना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ये इन्वायरमेंट के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप किस तरीके से अप्रोच करोगे, ठीक है, क्वेश्चन को। आया समझ में? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। And again, in this question, they are asking, when climbing a mountain, we can observe transition in biological communities that are analogous to the changes. देखो, मैं बड़े ही शान से पढ़ा इस क्वेश्चन को, तो इसमें मेरे को क्या समझ में आया कि जब भी कोई माउंटेन के ऊपर चढ़ता है तो वो ये ऑब्जर्व करता है, क्या डिफरेंसेस देखता है, ट्रांजिशन में चेंजेस देखता है। ट्रांजिशन का मीनिंग है चेंज इन बायोलॉजिकल कम्युनिटी, ठीक है, दैट आर एनालॉगस टू, सिमिलर टू चेंजेस इन क्या होना चाहिए। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपका टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है। ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहा हूँ। तो ट्रोपोस्फेयर में आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा होता है। तो डिक्रीज कर रहा होता है मतलब कि आइसी कंडीशन, कोल्ड कंडीशन पैदा हो रहा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, तो अगर आप सपोज करो सी लेवल से, ठीक है, सी लेवल से आप 10,000 फीट की तरफ जा रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? पहले ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर टाइगा, फिर टुंड्रा, फिर पोलर आइस, ठीक है। इसी तरीके का वेजिटेशन आपको मिलेगा, बायोम्स इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में मिलेंगे आपको। और उसी तरीके से अगर आप इक्वेटर की बात करो तो इक्वेटर में सबसे ज़्यादा इवापोरेशन उनके वैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट, फिर टाइगा, फिर टुंड्रा, फिर पोलर आइस। तो इसमें दो चीजें समझ में आया क्या, कि बायोम डिस्ट्रीब्यूशन along the altitude is similar to biome distribution along the latitude, ठीक है। अल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के साथ आपका बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बड़ा ही बढ़िया होता है। आया समझ में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इन द बायोम्स एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। ओके, तो ये चीज कंफर्म हो गया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट डू डाइवर्सिटी इंडिसेस सच एज सैनॉन इंडिसेस टेक इनटू अकाउंट फॉर, ठीक है। तो भाई देखो, बहुत सिंपल चीज है, इकोलॉजी पढ़ना ही है, यू हैव टू रीड इकोलॉजी। तो मैं अगर इकोलॉजी की बात करूं तो इकोलॉजी में कुछ इंडेक्सेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैनॉन वाइनर डाइवर्सिटी इंडेक्स। दिस इज अ डाइवर्सिटी इंडेक्स, ये डाइवर्सिटी शो करता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं तो हो क्या रहा है, तो यहाँ पे देखो एक कम्युनिटी 1 है, यहाँ पे एक कम्युनिटी 2 है, ठीक है। जो ये पेड़ वाली कम्युनिटी है वो 25% दिखा रही है, ये पेड़ वाली 25% है, ये पेड़ भी 25% है, और ये पेड़ भी 25% है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कम्युनिटी 1 में इक्वल स्प्रेडिंग है, किसका? हर जो स्पीसीज है उसका स्प्रेडिंग जो है वो इक्वल है, मतलब सब 1/4 और 1/4 हिस्सा कवर कर रहे हैं। बट जैसे ही आप कम्युनिटी 2 में घुसते हो तो आप देखो यहाँ पे 6% है, किसका? पहले वाले स्पीसीज का 6%, दूसरे वाले का 12%, तीसरे का 70% और चौथे का 12%। आया समझ? तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो सैनॉन वाइनर इंडेक्स है, सैनॉन विनर डाइवर्सिटी इंडेक्स, इट टेल्स अबाउट द स्पीसीज रिचनेस। स्पीसीज रिचनेस का मतलब है स्पीसीज की एबंडेंस, ठीक है। कौन सा स्पीसीज कितना एबंडेंस है उसके बारे में बता रहा है। टेक्स रिलेटिव एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस पता था, रिलेटिव एबंडेंस का मीनिंग है इवननेस इनटू द अकाउंट।
आया समझ में? तो अगर मैं बात करूं इसका फॉर्मूला किस तरीके से काम करता है, तो आप देख सकते हो ये है आपका एच मैक्स। ये क्या बोलता है, स्पेसिस 1 से स्पेसिस एस तक जाएगा, पी आई इंटू लॉन पी आई, माइनस साइन सामने। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है किसका, आपका सैनोन इंडेक्स का। अब निकालते कैसे ये भी देख लो। सपोज करो मेरे पास स्पेसिस ए है, बी है, सी है, डी है एंड ई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है स्पेसिस ए की 5, बी की 8, सी की 6, डी की 2 एंड ई की 4, और इन टोटल कितना है 25। तो 5/25 इंटू 100 0.2, 8/25 इंटू 100 0.32, 6/25 इंटू ये 0.24, 2/25 इंटू ये 0.8 एंड 4/25 इंटू ऐसे तरीके से निकला। ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया। अब जैसे ही ये वाला तुम्हारा निकल गया, अब तुम क्या करोगे, अब तुम log p इसका लॉगरिदम लोगे, फिर h डैश निकालोगे, फिर h मैक्स निकालोगे, फिर z निकालोगे। तो तुमको सैनन इंडेक्स जो है वो तो निकालना आ गया, है समझ में? तो मैंने आपको यहाँ पे सैनन इंडेक्स के बारे में बताया और सैनन के बारे में बताया। तो इसका काम ही यही होता है। देखो इसके अलावा जैसे कि मैं ऑप्शंस में हमेशा काम करने के लिए तुमको बोलता हूँ, इसमें और क्या ऑप्शन दे रखा है, अल्फा डाइवर्सिटी एंड बीटा डाइवर्सिटी। ठीक है, तो इनके बारे में जाकर प्लीज पढ़ो। ठीक है, हर चीज अगर मैं तुमको ना स्पून फीड कर दूंगा ना तो तुम कुछ करोगे नहीं। ठीक है, तो इसको जाके थोड़ा पहले रिवीजन करो अबाउट अल्फा डाइवर्सिटी एंड बेटा डाइवर्सिटी, समझ में है? ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन में ये इंपॉर्टेंट था, इसको रिवीजन करना खुद जाके। ओके, अगेन ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि द थ्योरी दैट प्राइमरली productivity is limited by which necessary metabolic requirement is present in the least supply relative to the demand is known as। ठीक है, अच्छे से पढ़ो, दोबारा दिमाग लगाओ, दिमाग खोलो, दिमाग की बत्ती हमेशा खोलने बोलता हूँ। क्या बोला कि the theory that primary productivity is limited by which necessary metabolic requirement is present in the least supply relative to the demand is known as। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात करूं तो ये आंसर तो दिया है क्या, प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अभी प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स बोलता क्या है, देखो पहले तो उसने लगा दिया वर्ड क्या है, लिमिटेड। ठीक है, तो ऑब्वियसली लिमिटेड वाला वर्ड लगा है मतलब कुछ ना कुछ कम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है, बाय व्हिच नेसेसरी मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट। तो अगर मैं बात करूं लिमिटिंग फैक्टर प्रिंसिपल, तो ये क्या बोलता है कि टू मच और टू लिटिल ऑफ एनी एबायोटिक फैक्टर कैन लिमिट और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन इवन इफ ऑल द फैक्टर्स आर एट और नियर द ऑप्टिमल रेंज ऑफ टॉलरेंस। ठीक है, कोई एक, एनी वन फैक्टर, सपोज करो सनलाइट हुआ, वाटर हुआ, प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, तो ये सब क्या कर सकते हैं, तुम्हारे प्लांट के ग्रोथ को रोक सकते हैं। ठीक है, तो वो वही बोल रहा है कि मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट इज प्रेजेंट इन द लीस्ट सप्लाई, सबसे कम होगा। ठीक है, रिलेटिव टू द डिमांड, जितना उसको पौधे को चाहिए उससे बहुत कम अमाउंट में वो मौजूद होगा, जो कि चाहिए मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, बहुत ज़रूरी है प्लांट के ग्रोथ के लिए, बट वो मौजूद नहीं होता है। तो उस प्रिंसिपल के आधार पे हम ये बोल सकते हैं कि प्लांट का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होगा वो कम हो जाएगा, लिमिटेड लिमिटेड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर उसी को समझाता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या होता है, रिलेट टू carrying capacity, the maximum population of a given species that a particular habitat can sustain indefinitely without being degraded। अगर लिमिटिंग फैक्टर ही सबसे ज्यादा कम मौजूद होगा तो ऑब्वियस है उसकी कैरिंग कैपेसिटी भी घट जाएगी। है समझ में? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो ये जो क्वेश्चन था ये बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे बोलते हैं कि सर इजी क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन है ऑब्वियसली। क्या बोलता है देखो, ए वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड बाय एंड रेस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन ए मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज कॉल्ड। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ए वेरिएबल दैट इज अफेक्टेड, एक वेरिएबल जो कि चेंज हो रहा है,
बाई एंड रेस्पॉन्ड मतलब किसी के द्वारा चेंज हो रहा है और उसके द्वारा उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है टू द चेंजेस इन द मैनिपुलेटेड वैल्यू। एक वैल्यू है जिसको तुम मैनिपुलेट कर रहे हो। मैनिपुलेट मतलब क्या है, एक वेरिएबल यहाँ पे है बी टू whom आई चेंज, जिसको मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है। और एक ए है जो कि ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है कि बी के चेंज होने से अगर ए चेंज हो रहा है तो बी ए डिपेंड्स ऑन बी, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर था डिपेंडेंट वेरिएबल। आया समझ में? तो क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखो भाई। फिर से बता रहा हूँ, फिर गलत कर दोगे नहीं तो। लेकिन ऑप्शंस, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल शुरू से रहा है हर ऑप्शंस पे काम करना, तो मैं आपको ऑप्शंस पे काम करके दिखाता हूँ। क्या बोलता हूँ, ए कंट्रोल्ड वेरिएबल इज वन विच द रिसर्चर होल्ड कांस्टेंट। इसको कंट्रोल करके रखता है, कांस्टेंट रखता है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट। इट इज ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट वेरिएबल और सिंपली एज कंट्रोल। अगर आप टेम्परेचर एंड प्रेशर को मेंटेन नहीं रखोगे, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट को आप परफॉर्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर आप बढ़ाओगे तो आपका रिएक्शन रेट बढ़ जाएगा किसी भी केमिकल रिएक्शंस का, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि कंट्रोल वहाँ पे टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इज ए कॉमन टाइप ऑफ कंट्रोल्ड वेरिएबल, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। इफ अ टेम्परेचर इज हेल्ड कांस्टेंट ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इट इज कंट्रोल्ड है। फिर आता है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स इन द मैथमेटिकल मॉडलिंग, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग एंड एक्सपेरिमेंटल साइंस। देखो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का मतलब समझा दिया है कि जो वेरिएबल चेंज हो रहा है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, और जो जिसके वजह से वो चेंज हो रहा है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता क्या है, इज द वन दैट रिसर्च ईदर मैनिपुलेट, जैसे मैंने बोला बी क्या है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट है, जिसको हमने मैनिपुलेट किया, ओके, मैनिपुलेट किया। और रैंडम वेरिएबल क्या होता है, रैंडम वेरिएबल इज वेरिएबल हुज वैल्यू इज नोन और इज अननोन और फंक्शन दैट असाइंस द वैल्यूज टू ईच एक्सपेरिमेंट आउटकम्स, ठीक है। तो ये भी समझ में आ गया, दिस इज वेरी गुड। आई थिंक कि बच्चों आप जो समझ रहे हो ना वो आप सही समझ रहे हो कि जो ड्यू का पैटर्न है, बेसिकली मैंने पहले भी बताया है कि ड्यू का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा इकोलॉजी बेस्ड होता है। तो अब थोड़ा इकोलॉजी पे ध्यान दो, बहुत कम स्टैट्स, मतलब जो बेसिक स्टैट्स है उस पर थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। और आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम और कुछ चीज़ों को भी डील करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको टेक्निक बता दिया है कि किस तरीके से रिवीजन करना है, ठीक है। अगेन 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 अगेन, ऑप्शन बेस्ड एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, ओके। सो ट्राई टू डू दैट एंड स्टे ट्यून विथ विजनरी क्लासेस। एंड कोई भी डाउट्स हो तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, या तो कोई पर्सनल डाउट्स हो तो यू कैन टेक्स्ट मी, ठीक है। आप टेक्स्ट कर सकते हो व्हाट्सएप में, क्योंकि ड्यू का एग्जाम अभी पास ही है, तो मैं जितने लेक्चर्स बना रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखो, दिमाग की बत्ती खोलो और फिर मूविंग फॉरवर्ड करो, ओके। हैव ए नाइस डे।